नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का NIE नंबर 1 इंस्टीट्यूट पर। मैं लक्षित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रस्तावना, यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देख लें कि क्या है हमारी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की शुरुआत को अगर हम देखें तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एक एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये थी हमारी एक संविधान की जो प्रीएम्बल है, संविधान की जो प्रस्तावना है। आगे हम बात करें कि प्रस्तावना का उद्भव कहाँ से होता है या प्रभाव में कैसे प्रस्तावना आती है, क्या क्या लोग कौन कौन से लोग उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, क्या क्या प्रस्तावना की विशेषता है, आखिर प्रस्तावना की इस भारतीय संविधान में जरूरत क्यों पड़ी। चलिए फ्रेंड्स देखिए, प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 यानी संविधान सभा की तीसरी बैठक से हम हमारी बात शुरू करें। 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वे इस सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये 22 जनवरी 1947 को पारित होते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए सभा में और 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुए। कारण मैंने आपको बताया था कि कुछ जो संविधान सभा के सदस्य थे जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और MR जयकर जैसे लोग, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक भी मुस्लिम लीग संविधान सभा में सदस्यता ग्रहण नहीं कर लेती तब तक हमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं करने चाहिए। अगर हम बात करें ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है और आज हम जो बात करने वाले प्रस्तावना की, तो यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे जो आज की प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका आधार यही उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि हमारी जो प्रस्तावना है उसका आधार क्या है। तो 13 दिसंबर 1946 की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य और प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए वही आज की प्रस्तावना का आधार बने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। इसके बाद अगर हम बात करें तो दो बातें स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है कि जो संविधान की प्रस्तावना है इसका विचार कहाँ से आया। पहली बात इसके विचार की, तो अगर हम देखें तो इसका जो विचार है यह है अमेरिका से। प्रस्तावना के विचार की बात की जाए तो यह आई अमेरिका से। और अगर इसकी भाषा की बात की जाए, भाषा, तो ये आई है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से। इन दोनों बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रस्तावना के विचार की बात करें तो वो हमने अमेरिका से लिया है, और जब भी इसकी भाषा की बात करें कि जो भाषा शैली है, जो भाषा है प्रस्तावना की, वह हमने लिए ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को स्वीकारा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन बनता है कि संविधान को या संविधान में प्रस्तावना को किसने स्वीकार किया, तो वो देश है अमेरिका। अमेरिका ने सर्वप्रथम प्रस्तावना को अपने संविधान में स्वीकार किया। उसके बाद अन्य देशों ने उनकी देखा देख जो है अपने संविधान में प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल को स्वीकार किया। ठीक है, अगर बात की जाए कि प्रीएम्बल है क्या, तो फ्रेंड्स प्रीएम्बल की अगर बहुत स्पष्ट शब्दों में हम बात करें तो प्रस्तावना संविधान का सार है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी समरी जो है वह यही प्रीएम्बल है, यही प्रस्तावना जो है उसका सार है। प्रस्तावना में हमारे संविधान के उद्देश्य, उसके आदर्श, उसके सिद्धांत निहित है। अगर हम प्रस्तावना को देखें तो सारी हमें देखने को मिलेगी कि किस तरह से हमारे देश की व्यवस्था है, किस प्रकार से हमारा देश चलता है,
ये सारी जितनी भी बातें हैं ये हमें सिर्फ प्रस्तावना से पता चलती है। पंडित जो ठाकुरदास भार्गव हैं वह तो इसको कहते हैं कि ये प्रस्तावना एक उचित स्थान है जहाँ से संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी देश के बारे में हमको जानना हो, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में हमको जानना हो कि उसकी व्यवस्थाएं कैसे चलती है, वहाँ का शासन पद्धति क्या है, तो उसकी प्रस्तावना को पढ़कर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस देश की स्थिति क्या है, उसके संविधान की स्थिति क्या है। तो अगर बात की जाए तो ये प्रस्तावना जो है ये संविधान के आदर्श है, कुछ जो मूलभूत सिद्धांत जो बुनियादी बातें हैं संविधान की वो इस प्रस्तावना के अंतर्गत है। ठीक है, तो थोड़े से हम वक्ताओं के नाम याद करते हैं फ्रेंड्स, जिन जिन वक्ताओं ने इस प्रस्तावना के बारे में टिप्पणी की है उनके नाम याद रखते हैं। तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वह है एन ए पालकीवाला। एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया है, संविधान का परिचय पत्र बताया। एन ए पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को बताया। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रस्तावना को अपने दीर्घकालिक सपनों का विचार बताया। अपने दीर्घकालिक सपनों का विचार अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बताया। आप सभी जानते हैं कि अल्लादी कृष्ण स्वामी कौन है। जब मैंने आपको प्रारूप समिति पढ़ाई थी उसके अंदर बताया गया था कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। उसमें जो तीसरे सदस्य, 7 में से जो तीसरे सदस्य थे वे यही अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। इन्होंने ही अपने दीर्घकालिक सपनों का विचार इस प्रस्तावना को कहा है, याद रखिएगा। और अगर हम देखें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पंडित ठाकुरदास भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की पूंजी, संविधान का आभूषण और संविधान की आत्मा कहा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण और संविधान की आत्मा कहा है। और मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट बोला था कि यह प्रस्तावना एक उचित स्थान है जहां से संविधान का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। यह भी पंडित ठाकुरदास भार्गव ने बोला था। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा, तीनों वक्ताओं के नाम। पहले एन ए पालकीवाला, दूसरे जो हैं ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और तीसरे पंडित ठाकुरदास भार्गव। ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों वक्ताओं के नाम आप याद रखिएगा। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगला हम देखते हैं। अगली बात फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि हमें प्रस्तावना को अगर समझना हो तो इसको 3 आधारों पर समझा जा सकता है। 3 बातें इसकी जिसके आधार पर इसे समझा जा सकता है। देखिए, प्रस्तावना को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए, पहला मैं इधर लिख देता हूं, संविधान के स्रोत के आधार पर। दूसरे की अगर बात करें तो इसके स्वरूप या प्रकृति या कहें कि नेचर के आधार पर, इसकी स्वरूप या प्रकृति, इसके आधार पर हम प्रस्तावना को समझ सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो इसके उद्देश्य, प्रस्तावना के उद्देश्यों से हम प्रस्तावना को समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि संविधान के स्रोत के आधार पर अगर इसको समझना है, सबसे पहले मैंने जब प्रस्तावना की शुरुआत जो करी थी, हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता या भारत के लोग, भारत की जनता
या भारत के लोग ही वे शक्ति हैं जो संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। अगर बात की जाए कि हमारे देश में सर्वोच्च कौन है, तो हमारे देश में सबसे सर्वोच्च है हमारा भारत का संविधान। और जो भारत का संविधान है उसे शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो भारत के संविधान को शक्ति प्राप्त होती है भारत की जनता से। इसीलिए जो प्रस्तावना की शुरुआत है वे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस बात से शुरू की गई है। याद रखिएगा, संविधान को शक्ति कहाँ से, अगर पूछा जाए कि देश में सबसे सर्वोच्च कौन है, देश में सबसे सर्वोच्च भारत का संविधान है। और भारत के संविधान को शक्ति कहाँ से प्रदान की जाती है, तो भारत के संविधान को शक्ति प्राप्त होती है भारत की जनता या भारत के लोगों से। चलिए, ये तो बात हो गई एक स्वरूप या प्रकृति। देखिए, स्वरूप या प्रकृति का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसका व्यवहार, इसका नेचर क्या क्या है, किन विशेषताओं को लेकर जो है प्रस्तावना जीवित है। तो 5 प्रकार की हम बात करें तो स्वरूप या प्रकृति होती है, और 5 प्रकार के इसमें उद्देश्य निहित है। देखिए, पहले प्रकृति की बात कर लें हम, तो पहला आप देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला तो ये हो गया। दूसरी बात अगर करें, उसके बाद मैंने एक शब्द बोला था समाजवादी, दूसरा आपका हो गया समाजवादी। तीसरा मैंने बताया था आपको धर्मनिरपेक्ष। चौथा आपको बताया था लोकतांत्रिक। और पांचवा और आखिरी गणतांत्रिक या गणतंत्र। गणराज्य हमने कहा था, लोकतांत्रिक गणराज्य, यहां पर हम लेते हैं गणतंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक एक को समझे कि एक एक के शब्दों का मतलब क्या है। देखिए, अगर आप प्रस्तावना के ये जो जितने भी सारे शब्द हैं इनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो जो बाकी का हमारा संविधान है उनमें आधी चीजें आपको स्पष्ट रूप से आसानी समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये ऐसे कुछ शब्द है दोस्तों जो थोड़े से में टफ लगते हैं, लेकिन आसानी से हम इनको समझते हैं, ताकि हमारा जो आगे का संविधान है उन्हें हम आराम से समझ सकते हैं। और ये जितने भी शब्द हैं इन्हीं के आधार पर हमारे मौलिक अधिकार ले लीजिए, नीति निर्देशक तत्व ले लीजिए, आप मौलिक कर्तव्य ले लीजिए, आदि आदि जितने भी अनुच्छेद है वे सारे इनके आधार पर ही बने हुए हैं। तो देखिए एक एक करके समझे हम। तो पहले बात करें प्रभुत्व संपन्न की। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुता इसे हम कह सकते हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि भारत जो एक देश है वह एक प्रभुत्व संपन्न देश है। अपने आंतरिक एवं बाहरी निर्णय लेने के लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, उसे किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। और अगर एक प्रभुत्व संपन्न देश चाहे या भारत चाहे तो किसी विदेशी भूमि को अधिग्रहित कर सकता है या अपनी भूमि से दावा छोड़ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, पहली चीज, किसी विदेशी भूमि को अधिग्रहित कर सकता है, यानी एक प्रभुत्व संपन्न देश अगर चाहे, हम आगे आर्टिकल 2 में हम जब बात करेंगे, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 इन दोनों की जब हम बात करेंगे तभी ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी कि विदेशी भूमि को अधिग्रहित करना क्या होता है। तो अगर हमारा भारत देश चाहे, क्योंकि वो आंतरिक और बाहरी निर्णय ले सकता है, तो विदेशी भूमि को अधिग्रहित कर सकता है, यानी किसी भी विदेशी भूमि जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसको अधिग्रहण कर सकता है, यानी अपने देश, अपना जो भारतीय क्षेत्र है उसके अंदर उसे मिला सकता है। कुछ निम्न शर्तें होती है, वो आर्टिकल 2-3 में देखेंगे। अब इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ विदेशी भूमि का वह अधिग्रहण कर सकता है। दूसरी चीज, अपनी भूमि से दावा छोड़ सकता है, यानी अगर चाहे भारत तो किसी दूसरे देश के पक्ष में अपना जो भूमि है या अपनी जो भूमि का जो भाग है भारत देश का, वे किसी अन्य देश को भी वे दे सकता है। ठीक है, ये दो बातें आप याद रखिएगा प्रभुत्व संपन्न में। और प्रभुत्व संपन्न में ये दो बात के अलावा और कि आंतरिक और बाहरी निर्णय दोनों लेने के लिए वे सक्षम है, उसे किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, समाजवादी। ये जो समाजवादी शब्द है इसका सीधा सा अगर मतलब देखें, बहुत आसानी से अगर इसको समझना हो तो इसका एक मतलब निकलता है समानता से। किससे? समानता से। थोड़ा सा अगर हम बात करें फ्रेंड्स यूरोप की तरफ की,
यूरोप की ओर चले हम तो वहाँ पर अपने जाती है मार्क्सवादी विचारधारा। दो प्रकार की विचारधाराएं होती है, अभी दो प्रकार से समझिए। एक होती है मार्क्सवादी, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक होती है मार्क्सवादी और दूसरी होती है गांधीवादी। एक होती है मार्क्सवादी और दूसरी होती है गांधीवादी। यूरोप की अगर हम बात करें तो वहां पर निश्चित रूप से मार्क्सवादी प्रणाली को अपनाया जाता है। मार्क्सवादी से तात्पर्य ये है कि वहां के जो मजदूर लोग हैं उन्होंने समानता के लिए संघर्ष करना पड़ा, यानी मजदूर लोगों को, यूरोप की अगर हम बात करें हम, तो यूरोप में जो मजदूर गरीब वर्ग है उनको समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। इसे हम कहते हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी या मार्क्सवादी विचारधारा। गांधीवादी का मतलब ये हुआ कि समानता के लिए संघर्ष की कोई जरूरत नहीं है, समानता आपसी मेल जोल, आपसी भाईचारे से भी प्राप्त की जा सकती है, इसका मतलब हुआ गांधीवादी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि हमारी भारत की विचारधारा कैसी है, क्या वह मार्क्सवादी है, क्या समानता संघर्ष से प्राप्त होती है या आपसी मेल जोल से, तो इसमें दो उत्तर हमारे निकलते हैं कि ना तो पूर्णतः मार्क्सवादी है और ना ही पूर्णतः गांधीवादी है। तो प्रश्न बनता है कि वे फिर क्या है। देखिए अगर हम बात करें, मैं इधर समझा देता हूं इसको, समाजवादी को, मार्क्सवादी और गांधीवादी, एक केस आता है दोस्तों, याद रखिएगा, डीएस नकारा। डीएस नकारा बनाम या वर्सेस भारत संघ। ये केस है 1982 का। ये केस है 1982 का। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आता है जिसे नाम दिया गया डीएस नकारा वर्सेस भारत संघ। इसमें स्पष्ट रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट रूप से निर्णय देता है कि भारत की जो प्रणाली है या कैसा कि जो व्यवस्था है वो ना तो मार्क्सवादी है ना गांधीवादी। अगर और अच्छे से हम बात करें तो भारत में इसकी मिश्रित व्यवस्था अपनाई जाती है, यानी मार्क्सवादी और गांधीवादी की मिश्रित व्यवस्था जो है वे भारत में अपनाई जाती है, लेकिन भारत जो है वह स्पष्ट रूप से गांधीवादी की ओर झुका हुआ है बजाय मार्क्सवादी के। ठीक है, भारत में मिश्रित व्यवस्था है मार्क्सवादी और गांधीवादी की दोनों की, लेकिन भारत जो है वह निश्चित रूप से गांधीवादी की ओर ज्यादा झुका हुआ है। तो ये मतलब हुआ मार्क्सवादी और गांधीवादी यानी समाजवादी का मतलब ये हुआ। एक केस याद रखिएगा, डीएस नकारा वर्सेस भारत संघ, यानी 1982 में जो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि एक मिश्रित व्यवस्था यहाँ पर है। ठीक है, समाजवादी की बात हमने कर ली। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है धर्मनिरपेक्ष। ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि हमारा जो भारत देश है, ये जो भारत राज्य है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है या वे किसी भी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा नहीं देता। भारत जो देश है, जो हमारा संविधान है, वे न्याय की बात करता है और न्याय भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय की वे बात नहीं करता, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है और वे किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। भारतीय राज्य की दृष्टिकोण में सभी धर्म समान है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी धर्मनिरपेक्ष की। चौथा लोकतंत्र या लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक को हम बड़ी आसानी से जानते हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। लोकतांत्रिक का सीधा सा मतलब ये होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जो सत्ता है या जो सर्वोच्च पद है या जो संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्रपति या वास्तविक प्रमुख की बात की जाए प्रधानमंत्री, उनका चुनाव जनता करती है, वे वंशानुगत नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई लोकतंत्र की। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव जनता करती है। अच्छा, गणतंत्र का मतलब यानी रिपब्लिक, ये हो गई डेमोक्रेसी, ये हो गया रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब भी हम जानते हैं। रिपब्लिक का मतलब ये हुआ कि जो संवैधानिक पद है वे वंशानुगत नहीं है, यानी कि राजा का बेटा राजा, उसका फिर बेटा राजा, यहाँ पर वह नहीं है। वे गणतंत्र है, यानी वे वंशानुगत नहीं है। गणतंत्र से जब भी मतलब आता है तो सीधा सा एक मतलब निकलता है कि वंशानुगत। राजतंत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होता है, वंशानुगत, यानी राजा का बेटा राजा, जो सर्वोच्च पद पे है वो राजा या रानी का शासन होता है। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं है। गणतंत्र में जो पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति मतलब किसी भी धर्म, जाति, लिंग या असमान, असहाय, गरीब, अमीर, कोई भी व्यक्ति सत्ता के संवैधानिक पद के लिए संघर्ष कर सकता है कुछ निम्न शर्तों के साथ में। ठीक है, ये पांचों चीजें प्रकृति स्वरूप के आधार पर हमने बात कर ली। उद्देश्य के आधार पर अगर बात करें फ्रेंड्स,
देखिए इसके उद्देश्य मैंने आपको बताया कि उद्देश्य भी 5 होते हैं। तो पहले उद्देश्य की अगर बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य जो आता है वो आता है न्याय। पहला उद्देश्य न्याय। दूसरा स्वतंत्रता। तीसरा समता। चौथा बंधुता। पांचवा हम ले सकते हैं एकता और अखंडता। पहले अगर बात करें न्याय, उद्देश्य है इसके, ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या है हमारे प्रस्तावना या संविधान के उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है न्याय प्रदान करना। न्याय भी कौन सा न्याय, तो न्याय इसमें तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। देखिए पहला तो सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरी अगर हम बात करें तो यह है राजनीतिक न्याय। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ धर्म, जाति, लिंग, रंग। सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ कि धर्म, जाति, लिंग, रंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को न्याय प्रदान किया जाएगा। आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक न्याय का मतलब हुआ आय या संपत्ति। आय या संपत्ति या आर्थिक विषमताओं के कारण किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर न्याय प्रदान किया जाएगा। राजनीतिक न्याय की बात की जाए तो आप ले सकते हैं इसमें राजनीतिक कार्यालय या सरकार तक बात पहुंचाना। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, राजनीतिक न्याय का यह मतलब हुआ कि राजनीतिक गतिविधियों में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक कार्यालयों और आदि जगहों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का पूर्ण हक है। ठीक है, तो ये बात हो गई न्याय की। दूसरी अगर बात करें हम तो ये आती है स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्रता देना, उसके कार्यों में रोक टोक नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जो चाहे कर सकता है, जैसे कि स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 to 28 अगर हम देखें तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी धर्म से तो किसी दूसरे धर्म को अपशब्द बोले या किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो दूसरे धर्म को जो है आप गाली दें, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता यानी जो संविधान ने स्वतंत्रता दे रखी है उसकी सीमा क्षेत्रों के अंदर की स्वतंत्रता की यहाँ बात की गई है। स्वतंत्रता का एक मतलब और निकलता है कि व्यक्ति को अवसर देना, उसको मौका देना ताकि वे अपना विकास कर पाए और अपने विकास के साथ साथ अपने देश का विकास कर पाए, क्योंकि जब व्यक्ति का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी स्वतंत्रता की। तीसरा समता। समता का सीधा सा मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर समता का एक मतलब निकलता है विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। यानी समता का मतलब कि सभी व्यक्ति समान हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं मिला है, सभी व्यक्ति समान हैं कानून की नज़र में। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब एक आप इससे याद रखिएगा कि विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं है, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। बंधुता, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधुता का मतलब ये हुआ कि भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना यानी सभी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय, इससे ऊपर उठकर हमें यह सोचना चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं। सर्वप्रथम हमारा धर्म भारतीय है, हमारा कर्म भारतीय है, और जो हमारा एकल नागरिकता का जो सिस्टम है यानी सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, मैंने आपको बताया था, न्यूयॉर्क की नागरिकता अलग है, अमेरिका की नागरिकता अलग है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता जो है यानी कि हम सब भारतीय हैं, वे बंधुता के लक्ष्य को ही पूरा करती है। ठीक है, बंधुता का मतलब भाईचारे की भावना। एकता या अखंडता, एकता या अखंडता से मतलब ये है कि हमारा जो देश है भारत, वे बहुत विविधताओं से भरा देश है।
बहुत विविधताओं से भरा देश है, जहाँ पे जाति, लिंग, धर्म, अलग अलग धर्म, जातियां हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पर हैं। कोई आय में कमजोर है, किसी की संपत्ति कमजोर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, हर प्रकार का व्यक्ति है। लेकिन फिर भी संविधान का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वे राष्ट्र में एकता और अखंडता बनाए रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई हमारे उद्देश्यों की। 3 बातें हमने करी। प्रस्तावना को अगर समझना हो तो संविधान के स्रोत के आधार पर इसे समझा जा सकता है, स्वरूप या प्रकृति या कहें कि नेचर के आधार पर इसे समझा जा सकता है, इसके उद्देश्यों के आधार पर इसे समझा जा सकता है। दोनों में 5-5 चीजें आपको याद रखनी है। और अगर फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो प्लीज एक निवेदन है आपसे कि आप प्लीज जो है हमारी जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये जो प्रस्तावना है उसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। 3 से 4-5 रीडिंग आप करेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगी। उसका एक फायदा बहुत बड़ा ये है कि इन शब्दों को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से कि प्रकृति में क्या है, उद्देश्यों में क्या है। और अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। देखते हैं कि क्या संविधान जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है या नहीं। इसमें 2 केस आपको याद रखने। पहला केस बेरूबाड़ी संघवाद जो कि 1960 में आता है, और दूसरा केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, या हम कहें कि केशवानंद भारतीवाद भी हम कह सकते हैं, 1973 में। इन दोनों केसेस के आधार पर यह समझा जा सकता है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है या नहीं। पहला जो केस आता है बेरूबाड़ी संघवाद 1960 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से निर्णय देती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, बेरूबाड़ी संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसी के 13 साल बाद 13 साल बाद केशवानंद भारतीवाद आता है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और जिस तरीके से संविधान के अन्य भागों में संशोधन या अमेंडमेंट किया जाता है उसी प्रकार से प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ बात कहता है कि जिस प्रकार से प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को, संविधान के बुनियादी नियमों को, मूल नियमों को या मूल नियमों में परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, केशवानंद भारतीवाद में 2 चीजें होती हैं। पहला तो इसमें प्रस्तावना को मंजूरी दे दी जाती है कि ये संविधान का भाग है। दूसरी चीज, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में तो हमें मंजूरी मिल गई कि प्रस्तावना में परिवर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे में परिवर्तन संसद नहीं कर सकती। जो बुनियादी नियम है, जो आदर्श सिद्धांत है बुनियादी, उनमें संसद जो है परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, तो याद रखिएगा, बेरूबाड़ी संघवाद 1960 में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तावना अगर संविधान का भाग नहीं है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। 1973 में केशवानंद भारतीवाद आता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से यह निर्णय देता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन संभव है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी और मूलभूत ढांचे में परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। इसी के 3 साल बाद यहाँ पर एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक न्यायाधीशों की पीठ, इसको हम समझेंगे बाद में कि क्या है ये, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक न्यायाधीशों की पीठ यानी संवैधानिक पीठ किस केस में, किस वाद में बैठी थी, तो वह यही केशवानंद भारतीवाद था, जिसके अंदर 13 न्यायाधीशों की पीठ, संवैधानिक पीठ 13 न्यायाधीशों की इसी केशवानंद भारतीवाद के अंदर बैठी थी। यानी सर्वाधिक न्यायाधीश जो थे 13 न्यायाधीश, उनकी पीठ केशवानंद भारतीवाद 1973 में ही बैठी थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक इसकी ट्रिक नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक सीरीज देखिए बन रही है कि 1960 से
13 साल बाद 1973 में यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और इसी निर्णय में 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी। तो ये 13 और ये भी 13, ठीक है, याद रखिएगा इसे। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 1973 के बाद 3 साल बाद, ठीक है, देखिए ये सभी 3 से रिलेटेड है, किसी में 13 है, किसी में 3 है, याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। इसी के 3 साल बाद यानी 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के अंदर। और आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन में जब हम सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के स्रोत हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि हमने रूस से यानी रशिया से जो मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, आर्टिकल 51A में जिनका वर्णन है 11 मौलिक कर्तव्यों का, वो हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ही संविधान में जोड़े थे। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि 1973 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो 1976 ठीक 3 साल बाद प्रस्तावना के अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए। पहला शब्द समाजवादी, समझ चुके हैं हम इनको। दूसरा शब्द धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द है अखंडता। समाजवादी यानी समानता, सामाजिक समानता से मार्क्सवादी थ्योरी हमने पढ़ी थी, गांधीवादी, ठीक है। तो पहला शब्द जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष यानी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। अखंडता, एकता और अखंडता हमें सुनिश्चित करनी है हमारे देश की। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़े गए। इसके बाद एक बात और आती है, बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे चाहे तो नोट कर लीजिएगा। एक बार और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बेरूबाड़ी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसके अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें परिवर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसी के 3 साल बाद यानी 13 लोगों की पीठ केशवानंद भारतीवाद में बैठी। इसी के 3 साल बाद 1973 के बाद 1976 में 3 शब्द जो है प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, यानी ये दोनों तो इनका रिलेशन हो गया प्रकृति से, यानी नेचर हमने देखा था जब प्रस्तावना का, उससे, और अखंडता तो ये था उद्देश्यों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा, इसे चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन और बनता है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, उस पर बात कर लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए, आत्मा, आप सभी को पता है, अगर बात करें, बचपन से हमने सुना है कि आत्मा, भूत प्रेत यानी आत्मा बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती है। तो वास्तव में आत्मा बहुत ज़्यादा परेशान करती है। देखते हैं कैसे, क्या है इसमें आत्मा में। 3 चीज़ें समझनी है हमें आत्मा से संबंधित। देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, हमारे जो संविधान की आत्मा है वह है हमारी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल।
याद रखिएगा, प्रस्तावना को हमारे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, याद रखिए आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 जो है वह डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है। अगर राज्य की आत्मा आपसे पूछा जाए कि राज्य की आत्मा क्या है, अगर फर्स्ट वीडियो आपने देखा तो आपको बिल्कुल पता होगा, चौथे नंबर का तत्व यानी चौथे नंबर का कंपोनेंट की हमने बात की थी तो उसमें आया था संप्रभुता, सोवरेनिटी। देखिए, जब भी पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जब भी पूछा जाए कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है तो आर्टिकल 32 क्या है ये भी समझ लीजिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको फ्रेंड्स जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो बिल्कुल उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है। क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में? तो जो हमारे 6 मौलिक कर्तव्य यानी 5 मौलिक कर्तव्य जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं हमारे, उनकी रक्षा आर्टिकल 32 करता है। मतलब जब भी हमारे या किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, तो हम आर्टिकल 32 के जरिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत 5 तरह की रीट्स होती है जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है, संविधान प्रेक्षालेख होता है, ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले हम तो हेबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और सर्टियोररी और क्यो वारंटो, ये 5 प्रकार की रीट्स इसके अंदर है आर्टिकल 32 के अंदर। जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उससे मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, तब आर्टिकल 32 के जरिए वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और राज्य की आत्मा की अगर बात की जाए तो इसकी आत्मा जो है वह है संप्रभुता। इसको याद करने का, इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए तरीका ये है कि जब भी खाली आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है तो प्रस्तावना, अगर ये किसी वक्ता का नाम दे दिया जाए और उसके बाद बोला जाए कि संविधान की आत्मा क्या है तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही संविधान की आत्मा है। यानी बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 है। और अगर खाली आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है तो संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों आत्माओं को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आर्टिकल 1, 2, 3, 4 यानी कि भाग 1 संघ तथा इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही हो या कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो, एक बात और फ्रेंड्स की आप चाहें, वैसे NIA ऐप भी है उसके अंदर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो जैसे जैसे अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं उसके बाद गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ढूंढिए इन टॉपिक से रिलेटेड और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने लग जाएंगे तो टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर होते आपको चले जाएंगे। आप चाहें तो बिल्कुल कोई सा भी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आप ले लीजिए, MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। मैं बिल्कुल दावा कर सकता हूँ ये कि आप सारे प्रश्न जो है 99% क्वेश्चन के आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।